नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण का समास। तो समास हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस टाइम पे हम इसका एक बार रिवीजन करेंगे कि क्या चीजें समास में होती हैं। तो समास के सारे जो भेद हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज समास की एक रिवीजन क्लास होगी जिसमें हम इसको फटाफट से इसके सारे भेदों के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो सभी बच्चे जिन्होंने पिछली क्लासेस में इसको नहीं पढ़ पाया है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो भी बच्चा इसको नहीं पढ़ पाया है उसको आज एक बार फिर से हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। तो कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए और शुरू कीजिए पढ़ना। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, समास हम पहले भी पढ़ चुके हैं और समास में हमने समास की परिभाषा, इसके भेद, सारी चीजें पहले भी हमने पढ़ी है। तो आज इसका रिवीजन है। तो आज आप लोग फटाफट से अपनी कॉपी में एक बार अगर आपने लिखा है तो उसको चेक कीजिए, अगर नहीं लिखा है तो आप फिर से लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। समास का मैंने आपको बताया था, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटे रूप में लिखना। जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, अगर दो शब्द लिखे हुए हैं और दो शब्दों को मिलाकर हम एक नया शब्द बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। तो जैसे आपकी ये आपने हर परीक्षा में देखा होगा कि इस तरह के शब्द आपके लिए आते हैं कि आप एक शब्द बनाइए। जैसे देश के लिए भक्ति, तो देश के लिए भक्ति को क्या लिखेंगे, देशभक्ति। हवन के लिए सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री को एक शब्द में क्या लिखेंगे, हवन सामग्री। इसी तरह चार है भुजाएं जिसकी, कौन होता है चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे शब्द आपकी हर परीक्षा में आपने देखे होंगे कि आप आते ही आते हैं और जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि समास के बहुत सारे भेद मैंने आपको बताए हैं। तो आज हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। परिभाषा फिर से एक बार आप लोगों को लिखवा देती हूँ। वैसे पहले भी जब मैंने आपको पढ़ाया है तो शायद आप लोगों को परिभाषा अभी तक कंठस्थ हो जानी चाहिए, यानी कि आप लोगों को बिल्कुल याद हो जानी चाहिए कि समास हम किसे कहते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं फिर से। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, एक नया शब्द बनाया जाता है या बनता है, तो इस प्रक्रिया को, तो समास क्या है, समास है संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। तो समास क्या है,
एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है। हिंदी व्याकरण में समास एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है, यानी कि छोटे रूप में लिखने की प्रक्रिया है। अपनी बात को कम से कम शब्दों में स्पष्ट रूप से कहने की प्रक्रिया है, कि आप किसी बात को लंबी चौड़ी ना बताकर दो शब्दों में सटीक रूप से अर्थ के साथ ही बताने का आप जब प्रयास करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। और समास, देखिए समास में बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। एक तो समास की सबसे पहले परिभाषा हो गई कि संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको समास कहा जाता है। इसके बाद अभी समस्त पद इसमें एक होता है। तो समास की प्रक्रिया के दौरान जो शब्द बनता है, ठीक है, इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में लिखिए या फिर आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, संक्षिप्त समस्त पद, समस्त पद। समस्त पद क्या है? समस्त पद देखिए, समास की प्रक्रिया के दौरान जो नया शब्द बनता है, ठीक है, समास की प्रक्रिया के दौरान जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। और एक और तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं कि अनेक शब्दों को, जब हम अनेक शब्दों को संक्षिप्त कर देते हैं, यानी कि संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया के बाद जो बना हुआ शब्द होता है वो समस्त पद कहलाता है या फिर सामासिक शब्द कहलाता है। ठीक है, इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं कि समास की प्रक्रिया, समास की प्रक्रिया के दौरान बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। ठीक है, तो समास की प्रक्रिया के दौरान बना जो शब्द होता है वो समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समस्त पद या सामासिक शब्द, तो ये जो शब्द बनता है ये संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया के दौरान बनता है। अभी हम खाली जो इसकी मेन चीजें हैं उन्हें पढ़ रहे हैं। तो पहला हमने परिभाषा जो मेन है उसके बारे में पढ़ा, दूसरा हमने समस्त पद क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे आपका समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह आपने कई बार अपने आपने एग्जाम के पेपर में देखा होगा कि इन शब्दों का समास विग्रह कीजिए। समास आपको दिया होगा और आपको कहा होगा कि इनका आप समास विग्रह कीजिए। एक समस्त पद या एक सामासिक शब्द आपके पास होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताऊं, नर नारी, नर नारी इस तरह का शब्द है। ठीक है, नर नारी, तो इसका आपने विग्रह करना है। तो किस तरह से करेंगे? नर और नारी, भाई बहन, भाई बहन शब्द है और आपको इसका विग्रह करना है। तो आप लिखेंगे भाई और बहन। इसी तरह एक और थोड़ा सा शब्द,
दशानन, क्योंकि इजी शब्द तो नहीं होते हैं। दशानन, देखिए दशानन शब्द है और आपको कहा जाएगा कि इसका आप समास विग्रह कीजिए, समास विग्रह कीजिए। तो समास विग्रह दशानन, यानी कि 10 है आनन, आनन यानी कि सर, जिसके 10 है आनन जिसके। तो ये है हमारा समस्त पद या सामासिक शब्द, और ये हमने किया समास विग्रह। तो अब क्या समझे आप, किसे कहेंगे हम समास विग्रह? समास विग्रह की परिभाषा आपको इन उदाहरणों से ही पता चल गई है। कैसे? कि जब हम समस्त पद को उसकी पूर्वावस्था में लेकर आ जाते हैं, ठीक है, समस्त पद को उसकी पूर्वावस्था में लेकर आ जाते हैं, यानी कि समस्त पदों को बिल्कुल वैसे ही अलग अलग जब हम कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्या समझ में आया समास विग्रह से? कि जब हम सामासिक समास की प्रक्रिया के दौरान बने समस्त पद को उसकी पूर्वावस्था में लेकर आ जाते हैं या अलग अलग कर देते हैं। देखिए, जोड़ना यानी कि संक्षिप्तीकरण करना, समास की प्रक्रिया बना करना, और अब समास को विग्रह करना है, यानी कि अलग अलग करना है। तो इस प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहा जाता है। इसकी भी परिभाषा एक बार लिख लेते हैं समास विग्रह की। तो समास विग्रह में बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं, या देखिए, समास या समस्त पद, इसको लिखेंगे समस्त पद को अलग अलग करना। समस्त पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, समस्त पद को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। हमने 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने समास पढ़ा, फिर हमने समस्त पद पढ़ा, उसके बाद हमने समास विग्रह पढ़ा। अभी हमने यहाँ पर समस्त पद जो पढ़ा, ठीक है, अभी हमने समास विग्रह तो पढ़ लिया, लेकिन समस्त पद भी हमने इससे पहले पढ़ा था। तो समस्त पद जो होता है, ये वाला समस्त पद, ये समस्त पद आपका 2 पदों से मिलकर बना होता है। समस्त पद किससे बना होता है? 2 पदों से मिलकर बनता है। तो कौन कौन से 2 पद हैं? ये हमारा समास विग्रह यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हम समस्त पद के बारे में पढ़ रहे थे। तो समस्त पद जो है वो आपका 2 प्रकार के इसमें पद होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के पद होते हैं। एक आपका होता है पूर्व पद और दूसरा आपका होता है उत्तर पद। क्योंकि अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो आप समास विग्रह और समास की प्रक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूर्व पद, अगर हम एक समस्त पद बना रहे हैं तो समस्त पद में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जैसे कि मैंने आपको बताया, देश के लिए भक्ति, तो देश के लिए भक्ति हमारा क्या बनेगा? देशभक्ति। अगर हम देश के लिए भक्ति का समासीकरण करेंगे
तो क्या बनेगा? देशभक्ति बनेगा, है ना। तो देशभक्ति, अब आपको देशभक्ति में जानना है कि देशभक्ति में क्या होता है। दोनों पद जो है वो अलग अलग हैं। देश और भक्ति दो पद है यहाँ पर। पूर्व पद है देश और उत्तर पद है भक्ति। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा समस्त पद है, जो समस्त पद बनता है समास की प्रक्रिया के दौरान या सामासीकरण के दौरान या संक्षिप्तीकरण के दौरान, जो नया शब्द बनता है, समस्त पद बनता है, वो दो पदों से मिलकर बना हुआ होता है। एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया देशभक्ति। ठीक है, एक मैं आपको और बताती हूं, नीति निपुण। नीति निपुण, बिल्कुल यहाँ पे भी दो आपको पद साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। नीति निपुण, बिल्कुल पहला वाला पद जो है पूर्व पद, ये आपका है नीति, और दूसरा जो है उत्तर पद आपका वो है निपुण। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे आप समस्त पद को समझ सकते हैं। अब आपको पूर्व पद और उत्तर पद जानना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है कि आप पूर्व पद जाने और उत्तर पद जाने? क्योंकि जब आप समास के प्रकारों को जानेंगे, समास के कितने प्रकार होते हैं सोचिए। चलिए, वेरी गुड, समास के 6 पद होते हैं, यानी कि 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं समास के? सबसे पहले हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और सबको हमने बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखा भी है और पढ़ा भी है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमें पूर्व पद और उत्तर पद क्यों जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम समास के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं, समास के भेदों के बारे में पढ़ते हैं, तो जब हम समास के भेदों के बारे में पढ़ते हैं, प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें इन पदों के बारे में जानना जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम मैं आपको बताऊं, तत्पुरुष समास से अगर हम स्टार्ट करें, तत्पुरुष समास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर क्या होता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अगर मैं आपसे कहूं तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। क्या समझे आप इससे, कि उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि देश भक्ति, देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, ठीक है, देश के लिए भक्ति। तो अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया तत्पुरुष समास का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको उत्तर पद और पूर्व पद क्यों पढ़ा जाता है इसके बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के बारे में मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूं कि देश के लिए भक्ति अगर हम पढ़ते हैं, तो ये आपको अगर तत्पुरुष समास के बारे में पता है कि इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि याद करने वाली चीजें यही है। अगर आप इनके मेन जो पॉइंट्स हैं, अगर आप इनकी जो खास इसमें विशेषता है कि क्या होता है तत्पुरुष समास में, तो तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है, यानी कि जो दो बीच में परसर्ग आते हैं। अब ये परसर्ग क्या है? ये आपका परसर्ग है और
ये आपके दो अलग अलग पद हैं। ये आपका पूर्व पद है, ये आपका उत्तर पद है। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि उत्तर पद जो है यानी कि बाद का पद जो है वो प्रधान होता है। ये आपका पूर्व पद है। तो उत्तर पद अगर आपका प्रधान होता है तो भक्ति यहां पर आपका प्रधान है, देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो इस तरह हम समास को रिवाइज कर रहे हैं। समास जो आपका टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, इसका रिवीजन चल रहा है। तो आज हमने जितना पढ़ा आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर में इसका रिवीजन करेंगे और फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे, यानी कि इसके जो भेद हैं उनको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।